अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं सुबह का समा और मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। इंतखाबात अब बहुत ही कम है, ये भी नहीं कह सकती कि सिर्फ 2 हफ्ते रह गए, क्योंकि 2 हफ्ते से भी कम का वक्त रह गया है आम इंतखाबात में। और जो सियासतदान हैं वो अपनी कुर्सी की दौड़ में लगे हुए हैं। कोई पहली बार वज़ीर आज़म बनने का ख्वाहिशमंद है तो कोई चौथी बार, कोई जारहाना बयान दे रहा है तो कोई नपी सुलझी हुई बातें। और आज हम स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून की स्ट्रैटेजी के हवाले से। स्पेसिफिकली बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की कायद की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। उन्होंने भी जलसों का आगाज़ कर दिया है और वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ ने हस्बे मामूल अपने जलसों में माजी की कारकर्दगी बयान करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। ना सिर्फ ये बल्कि हम उनके मिजाज में भी इस बार थोड़ी बहुत तब्दीली देख रहे हैं, वो नाराज़ कुछ नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी माजिद निज़ामी, इनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं माजिद से बात करूँ, मैं ज़रा आपको ना कुछ क्लिप सिखाना चाहती हूँ। ये जो पिछले दिनों और कल के भी हमने जलसे में देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तकरीर में क्या कहा, और शहबाज शरीफ साहब भी तकरीर में जिस तरीके से बात कर रहे हैं और बहुत सारी जगहों पे अपने मुखालिफ का नाम लिए बगैर उनको एड्रेस करें, वो आपको सुनवाती हूँ। कोई इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म नहीं है, मकामी वज़ीर आज़म था मैं, मकामी। और ये नाकामी वज़ीर आज़म थे, नाकामी। भाई मुझे बताएं, मेरे साथ दुश्मनी क्या थी? नवाज शरीफ के हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई, जेल में डाल दिया गया। नतीजा मुल्क बदरी के जो मुल्क को एटमी ताकत बनाता है उसके हाथों को हथकड़ियां लगाई जाती हैं। ऐसा हुआ क्यों? सारे निजाम को बदलेंगे इंशाल्लाह। इस मुल्क के मुखालिफिन ने, इस मुल्क के तरक्की के दुश्मनों ने ये मौका नहीं दिया। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश ना होती, नवाज शरीफ को 5 जज मिलकर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ना निकालते, एक शख्स भी बेरोजगार ना होता। और दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी मरीम नवाज ने एक जलसे में अपने वालिद की खिदमात और मकबूलियत पर रोशनी डालते हुए कुछ इस तरह इज़हार ख्याल किया। ये देखिए। मकबूलियत के बहुत दावेदार घूमे फिरते थे, नवाज शरीफ मुकाबले में था ही नहीं, तो कौन सी मकबूलियत? आज नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजल से वापस आ गए तो अब पता चलेगा मकबूलियत किसको कहते हैं। नवाज शरीफ साहब को तो आपने जालसाजी से बाहर निकाला, नवाज शरीफ ने आपको जालसाजी से बाहर नहीं निकाला, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी आपने खुद चलाई है। हम 9 मई वाले लोग नहीं है, हम 28 मई वाले लोग हैं। वो पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश करने वाले लोग हैं, हम अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान को बनाने वाले लोग हैं। नवाज शरीफ साहब को इतने वोट देना, शेर पे इतने थप्पे लगाना कि और किसी बैसाखी की नवाज शरीफ को जरूरत ना रहे। इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी साहब। माजिद निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। माजिद, हमने जो पिछले होने वाले इंतखाबात में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीरें देखी थी तो उसमें हमने हमेशा देखा था कि वो शिकायत कर रहे होते थे इदारों से, बट समहाउ अब जो हैं उनकी शिकायतों का रुख जो वो तब्दील हो गया है। अब वो शिकायतें कर रहे हैं आवाम से कि मुझे क्यों नहीं, आपने मुझे निकाला। मतलब बहुत सारे ढके छुपे अल्फाज में बता रहे थे कि मुझे ना निकाला तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता, भाई तुमने क्या किया। जैसे खैबर पख्तूनख्वा की जब मानसेरा वहाँ पे गए उन्होंने वहाँ पे खिताब किया, हमने देखा कि बड़ी उनकी जो शिकायत का मंबा है वो कहते हैं कि किबला है वो चेंज हो गया है। आपको कैसी लग रही है उनकी बॉडी लैंग्वेज, और आपको कैसा लग रहा है उनका ये बिहेवियर जो स्पेसिफिकली अब वो आवाम में जाके जलसे जुलूस कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। मियां नवाज शरीफ का केस बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि उनके ऊपर 2 से 3 तरह के मुख्तलिफ बोझ हैं। और पहला तो ये है कि वो पीडीएम की 16 माह की हुकूमत को डिफेंड नहीं कर रहे। कभी कभी वो जरूर बयान देते हैं लेकिन जोशो जज्बे से वो ये बात नहीं करते, और इससे जाहिर होता है कि वो उस हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं थे। इसलिए जब भी हम उनकी तकरीर देखते हैं, उनके बयानात पढ़ते हैं, तो 2017 तक वो आके रुक जाते हैं, उससे आगे की वो बात नहीं करते। 2017 तक की वो इसलिए करते हैं कि वो 2013 से 2017 के अपने दौर के हवाले से अपनी खिदमात जो उन्होंने सरंजाम दी थी उनको सामने लेके आते हैं। अब इसके बाद दूसरा मामला ये है कि 2017 में जो उनके साथ हुआ पैनामा केस के अंदर, और जिस तरह से जो उनका दावा है कि मुझे क्यों निकाला या मुझे कैसे निकाला गया, तो इस हवाले से उनके ऊपर एक दबाव ये है कि वो खुलकर बात नहीं कर सकते।
हमने ये देखा है कि उन्होंने जब जब इस तरह के बयानात देने की कोशिश की है, उनको पार्टी के अंदर से ही मुज़ाहमत का सामना हुआ है। बड़ा मशहूर उनका लंदन का बयान था, जिसके बाद शहबाज शरीफ को लाहौर से वापस लंदन जाना पड़ा कि पार्टी इस वक्त इस तरह के बयानिए की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तो वो उनके लिए एक ये सियासी मखमसा है कि वो जिनके साथ उन्हें शिकायत है उनका नाम भी खुलकर नहीं ले सकते। दूसरा ये कि उनके भाई की जो हुकूमत थी उसको भी वो फखरी अंदाज में बयान नहीं कर सकते, तो इसलिए उनके चेहरे के ऊपर शगुफ्तगी नहीं है, वो थोड़े से मुरझाए हुए रहते हैं। वो इंतखाबी मुहिम के अंदर उस तरह से गरज चमक के साथ अपनी सियासी बयानबाजी नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पाँव में बेड़ियां हैं, ये सियासी बेड़ियां हैं जिनको वो अभी तक हल नहीं कर सके। इसी तरह अब जब ये तकरीरों का मामला आता है तो हमने देखा कि उन्होंने बहुत से कम जलसों से खिताब किया, और उन्होंने मीनारे पाकिस्तान के जलसे के अंदर भी ये बात कही कि मैं इंतकाम नहीं चाहता, लेकिन कम अज कम उन लोगों के हवाले से तो सवाल किया जाए जिन्होंने ये नाइंसाफियां की हैं। तो वो एक मुश्किल मरहले में है कि ना तो वो अपनी 2022-23 की परफॉर्मेंस बता सकते हैं जमात की, ना वो अपना जो केस है उसको खुलकर आवाम के सामने ला सकते हैं कि जी मेरे साथ किन लोगों ने क्या ज्यादतियां की। तो इसी मखमसे के अंदर वो अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। सही। अच्छा माजिद, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी कॉन्स्टेंटली अपने जलसे जुलूसों में टारगेट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, उनकी एज को लेकर भी काफ़ी टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मरीम नवाज साहिबा हों, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हों, या ख़ुद मतलब नवाज शरीफ साहब को तो हम देख ही नहीं रहे ना कि वो उनको खिताब भी, उनको कहीं ना कहीं एड्रेस भी करें, तो उनकी जो काउंटर स्ट्रैटेजी है उनके मुकाबले में वो आपको कैसी लग रही है? जी, ये काउंटर स्ट्रेटजी इस लिहाज से भी थोड़ी सी मुनफरिद है कि उन्हें उसकी कोई खास फिक्र नहीं है। हमने ये देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो तुंदो तेज सियासी बयान है, उनकी एक वजह यह है कि चूंकि अब मैदान में तहरीक इंसाफ नहीं है और तहरीक इंसाफ के हवाले से मामला खासे क्लियर होते जा रहे हैं कि वो अपनी सियासी मुश्किलात की वजह से कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगी, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये चाह रहे हैं कि जो एंटी PMLN वोट है ख़ुसूसन पंजाब के अंदर, उसको वो अपनी तरफ मुतवज्जो करें, क्योंकि ये 10-12 दिन 2 हफ्ते इंतखाबात से पहले बहुत अहम होते हैं। इसके अंदर इंतखाबी मुहिम चार्ज होती है और थोड़ा सा इंतखाबी मुहिम में तेजी आती है। तो वो ये चाहते हैं कि चूंकि अब PTI के हवाले से एक नाउमीदी है उनके वोटर्स के अंदर, तो वो उनके वोटर को या जो ऐसा वोटर है जो वेट कर रहा है उसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो उसकी बुनियादी रीजन यही है कि वो एंटी PMLN वोट होगा। तो जो एंटी PMLN वोट है उसको अपने पास लाने के लिए बिलावल भुट्टो ने ये स्ट्रेटजी अपनाई हुई है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज को इस हवाले से कोई ज्यादा मसला फिलहाल नजर नहीं आ रहा। उनके जो पार्टी स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि हमें कोई ऐसा बड़ा थ्रेट नहीं है कि बिलावल भुट्टो हमारे वोट्स का चंक को बहुत ज्यादा अपनी तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, लेकिन माजिद, इट्स नॉट ओनली कि वो एंटी मुस्लिम लीग नून जो लोग हैं उनको अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करें, जो PTI के सपोर्टर हैं उनको अपने पास बुलाने की कोशिश करें, बल्कि अब तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स हैं उनको भी कह दिया कि आप मुझे वोट दें अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कुछ हो। तो मुझे ये बताएं कि जो हमने इतने अरसे से देख रहे हैं जितने एग्रेसिवली पॉलिटिकली एक्टिव ये पंजाब में चल रहे हैं, लाहौर में चल रहे हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून किसी भी किस्म का थ्रेट फील नहीं कर रही कि ठीक है चलो जी करते रहे जलसे जुलूस, बल्कि ज़रदारी साहब भी आके पिछले दिनों लाहौर में बैठे हुए थे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो कह रहे, वो इतने कॉन्फिडेंट चल रहे हैं कि नहीं लाहौर तो हमें मिल ही जाना है। जी, उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि उन्होंने लाहौर में और पंजाब में पिछले 20 साल में खासे तरक्याती काम किए हैं, उनकी यहाँ पे ग्रुपिंग है, उनकी हमायत है। दूसरी तरफ अगर हम उनका कंपैरिजन पीपल्स पार्टी के साथ करें तो हमें ये समझ आता है कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब को नजरअंदाज किया है तकरीबन पिछले 10 साल में। अगर हम देखें तो ये बात साफ पता चलती है कि 2013 की जब हुकूमत खत्म हुई तो उसके बाद से लग रहा था कि पीपल्स पार्टी का फोकस पंजाब की जगह सिंध है। वो अपने आखिरी किले को पहले उन्होंने बचाने की कोशिश की, उसके बाद अब वो पंजाब में आए हैं। ये तो आपको लगता है माजिद कि वो उनका फोकस सिंध, अगर अंदरूनी से आई एम श्योर आपको भी जाना होगा कि उनका फोकस सिंध भी कभी रहा होगा? वो अगर पंजाब से मवाजना करें तो डेफिनेटली उनका फोकस सिंध ही था, क्योंकि पंजाब में तो उनकी जीरो प्रेजेंस हो गई थी। पंजाब के अंदर उनकी तंजीमें गैर मुतहर्रिक थी, तंजीमी तौर पे कोई एक्टिविटी नहीं थी, कारकुन बिल्कुल बैकफुट पे चले गए थे, तंजीमों के अंदर जो लोग थे वो गैर फाल हो गए थे, घरों में बैठ गए थे। तो इसलिए पंजाब के अंदर तो उनकी एक्टिविटी बिल्कुल जीरो पे आ गई थी।
और हमने देखा कि यहाँ पे पंजाब की प्रेसिडेंटशिप लेने के लिए भी कोई रहनुमा तैयार नहीं होता था। तो यहाँ पे तो अच्छे खासे बुरे हालात थे। तो अब जब उन्होंने कम बैक किया है पंजाब के अंदर, तो वो ये चाह रहे हैं कि हम मुस्लिम लीग नून का वोटर और उसका जो एंटी वोटर है उसको मुतवज्जो करें। लेकिन मुझे लगता है कि अब थोड़ी देर हो गई है। वो डेफिनेटली वोट बैंक में इजाफा जरूर करेंगे, उनकी जो माजी के रिजल्ट्स हैं उनसे बेहतर वोट्स उनको मिलेंगे। लेकिन ये कहना कि वो पंजाब के अंदर कोई गेम चेंजर होंगे या कोई बहुत बड़ी तब्दीली ले आएंगे, अभी तक के सियासी हालात से ऐसे नहीं लग रहा। सही। अच्छा बताएं कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इस बार इलेक्शन नहीं लड़े और उन्होंने शिकवा भी किया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वतन वापस आकर उनसे कोई राब्ता भी नहीं किया। इस पर क्या कहेंगे? आपको पीछे क्या रीज़न लग सकती है इसकी? जी, मैं इसको कनेक्ट करना चाहूँगा जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पीपल्स पार्टी में आई थी और उस वक्त ये टर्म इस्तेमाल की जाती थी कि पार्टी के अंकल्स उनके साथ नहीं हैं। तो मुझे भी लगता है कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के अंदर खासे ऐसे लोग हैं कि जिनका मियां नवाज शरीफ के साथ तो कोई इशू नहीं था, उनके साथ उन्होंने सियासी वफा निभाई है। लेकिन अब ये जो मौरूसी सियासत नस्ल में जा रही है तो उससे उनको कुछ इख्तलाफात हैं। उनका ये ख्याल है कि वो सीनियर हैं, उनका तजर्बा ज्यादा है और अपने से आधी उम्र के लोगों के साथ उन्हें अब बैठना पड़ रहा है और उनकी सरबराही को मानना पड़ रहा है। तो इस तरह की जो पर्सनैलिटी क्लैशेज हैं वो हमने चौधरी निसार में भी देखे, शाहिद खाकान अब्बासी में भी देखे, सरदार मेहताब अब्बासी के अंदर भी देखे जो साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं। तो ये मुस्लिम लीग नून को ये जो ट्रांजिशन होगी मियां नवाज शरीफ से मरियम नवाज शरीफ, ये खासी मुश्किल होगी और इसमें मरियम नवाज का किरदार खासा अहम होगा कि वो पार्टी के बुजुर्गों को किस तरह लेके अपने साथ चलती हैं। अदरवाइज अगर ये मामला इस तरह से बढ़ते रहे तो इसका मुस्लिम लीग नून को खासा नुकसान भी हो सकता है। दूसरा ये कि शाहिद खाकान अब्बासी की इस हवाले से भी हमजा शहबाज नजर नहीं आ रहे, वो किधर हैं? हमजा शहबाज मेरा ख्याल है कि सियासी सरगर्मियों से थोड़े दूर हैं। उन्होंने सिर्फ अपने हलके पे फोकस किया हुआ है, क्योंकि पहले जब उन्हें लाहौर का और पंजाब का बेताज बादशाह समझा जाता था तो उसके बाद से उनका स्टेटस खासा कम हुआ है। जब से मरियम नवाज शरीफ ने एक भरपूर एंट्री की है लाहौर की तंजीम में और पंजाब की तंजीम में, तो हमजा शहबाज शरीफ खासे बैकफुट पे चले गए हैं, चीजें उनके हाथ से निकल गई हैं। हमने देखा कि वो वज़ीर आला पंजाब भी रहे और उससे पहले भी डिफेक्टो वज़ीर आला पंजाब वही होते थे। बल्कि उन्होंने जेल काटी, सबसे ज्यादा जेल उन्होंने काटी। जी, सबसे ज्यादा जेल उन्होंने काटी, लेकिन जब वो जेल काट रहे थे तो पीछे मरियम नवाज पार्टी के अंदर पहुंच चुकी थी और उन्होंने टेक ओवर करना स्टार्ट कर दिया था। तो वो जेल का उन्हें अवामी तौर पे तो बहुत फायदा हुआ, लेकिन तंजीमी तौर पे बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि अब उनकी फुटिंग वो नहीं रही। सेकेंडली ये है कि पंजाब में जितनी भी टिकट्स, तो यहाँ पे वो तंजीम साजी नहीं हो सकी। बिल्कुल, यहाँ पर खवातीन को जितनी टिकट्स मिली हैं या बाकी जो जनरल सीटों की टिकट्स हैं उनमें हमजा शहबाज की राय को इतना बेहतर नहीं जाना गया। उनके जितने करीबी लोग थे, हमें नजर आता है खुसूसन लाहौर के अंदर तौसीफ शाह हो, कबीर ताज हो, इमरान गुराया हो, माजिद जहूर हो, किसी को भी टिकट नहीं दिया गया। वो सिर्फ वाहिद उन्हीं को टिकट मिला है। तो वो इस वक्त तंजीमी तौर पे बहुत कमजोर हैं और बैकफुट पे आ चुके हैं। तो इसलिए ये जो कजन्स की एक सियासी और सर्द जंग है उसमें फिलहाल मरियम नवाज जिन लोगों के आपने नाम ने, इट्स नॉट ओनली दैट कि वो सिर्फ हमजा शहबाज के करीब थे, ऑफ कोर्स वो शहबाज शरीफ साहब के भी करीब लोग थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि लाहौर की पॉलिटिक्स सारी की सारी हमजा शहबाज और उनका ग्रुप मैनेज करता होता था। लेकिन मरियम नवाज शरीफ ने सबसे पहले लाहौर के प्रेसिडेंट को चेंज किया, उसके बाद खवातीन जो मखसूस नशिस्तों पे आती थी उनकी सिलेक्शन खुद की, अपने ग्रुप का मरियम औरंगजेब का जो रावलपिंडी ग्रुप है उसको लेके आई, और उसके बाद जब टिकट्स का मामला आया तो उसके अंदर भी इस पूरे हमजा शहबाज ग्रुप की जो सजेशंस हैं उनको बिल्कुल नहीं माना गया। तो इसलिए अब ऐसे लग रहा है कि हमजा शहबाज धीमी तौर पर खासे कमजोर हो चुके हैं। सही, थैंक यू सो मच। माजिद निज़ामी हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से, और बड़ा ज़रा हमने ये तफरीने की कोशिश की एग्जैक्टली जो मुस्लिम लीग नून की जो स्ट्रैटेजी चल रही है व्हेन इट कम्स टू जलसे, वो जो आते हैं और उसके बाद जब तकरीर करते हैं, और पहले तो हम देखते थे वो इदारों से शिकायत कर रहे होते थे, लेकिन शिकायतें उनकी अभी भी हैं लेकिन वो इदारों से नहीं हैं ऑफ कोर्स। और बहुत सारी जगहों पे हाथ पैर कहते हैं ना कि बंदे भी हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें खुल के कहीं भी नहीं जा सकती उनकी जानिब से, तो इसलिए वो जो उनके जो सीरियसनेस है दैट इज़ वेरी मच देयर। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, मैं बात करूँगी पंजाब की, जहाँ पर रहने वाले हो जाएं खबरदार, अगर आपने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाई तो आप पकड़े जाएंगे। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों को ट्रेस करने के लिए
एक सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो हेलमेट ना पहनने वालों की निशानदेही करेगा। और ये निज़ाम किस तरह काम करेगा, इसका निफाज कब से किया गया है, इस बारे में जानते हैं। SSP सेफ सिटी लाहौर रिफत बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहिबा आपका कि आपने में वक्त दिया। वेरी गुड मॉर्निंग। ये बहुत अच्छा कदम है जो पंजाब पुलिस की जानिब से उठाया गया है, लेकिन CCTV कैमरों का इस्तेमाल तो पहले भी किया जा रहा था, फिर अब किस तरह ये निज़ाम इस तरह से बेहतर होगा? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। मैं आपको ये बताऊं कि CCTV के थ्रू मॉनिटरिंग तो होती है, बट क्योंकि डेटा इतनी लार्ज अमाउंट में होता है, इतने मल्टीपल कैमरा से डेटा आ रहा होता है कि उसको प्रोसेस करना जो है ये एक प्रॉब्लम है एंड इट्स अ चैलेंज। सेफ सिटीज़ और दूसरी बात स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट ही ये है कि जो आपके पास लाइव फीड आ रही है डेटा की, उसको टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अलर्ट्स जनरेट किए जाएं। इसीलिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया है, जिसके थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं कि जो बाइक राइडर है उसने हेलमेट पहना हुआ है कि नहीं, और अगर उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ तो उसका चालान किया जा सके। अच्छा, वैसे भाई बताइएगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है? ये बिल्कुल इसी तरह से ही काम करेगा कि बेसिकली ये सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है लाइव स्ट्रीम के ऊपर, और ये बिल्कुल डिटेक्ट करेगा कि बाइक राइडर ने अगर हेलमेट नहीं पहना हुआ, और उसके ऑटोमेटिकली उसकी नंबर प्लेट को रीड करेगा और उसके अगेंस्ट ई चालान इशू होगा। अच्छा, इसके साथ ये भी बताइएगा कि जो लोग हेलमेट पहन कर मोटरसाइकिल नहीं चलाते, उनका जो है वो कितना चालान होगा, कितने रुपए का चालान किया जाता है? जो हेलमेट के वायलेशन 2000 रुपीज़ है, और वो दैट अमाउंट वुड कंटिन्यू, द फाइन अमाउंट वुड कंटिन्यू। और ये बताइएगा, क्योंकि मैं तो खैर खुद भी लाहौर की, तो मुझे मालूम है कि जो ई चालान होता है वो घर में पहुंच जाता है, लेकिन ये जो ई चालान है अगर आप हेलमेट ना पहने तो क्या ये भी लोगों के घर भेजा जाएगा या इसे पुलिस स्टेशन में बुलाया जाएगा? जी, इसमें हम बिल्कुल जो ई चालान का मैकेनिज्म है उसी को फॉलो करेंगे कि कैमरा के थ्रू जो है वो वायलेशन को कैप्चर किया जाएगा, और फिर व्हीकल ओनर जो है उसके एड्रेस पे ई चालान को भिजवाया जाएगा। अच्छा, ये बताएं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहमियत अपनी जगह, लेकिन इस निज़ाम की ज़रूरत क्यों पड़ी? ट्रैफिक पुलिस तो पहले भी अपना काम सर अंजाम दे रही थी ना? कि जो लॉ इन्फोर्समेंट साइड है वो ये है कि जो ट्रैफिक पुलिस है, इस वक्त मेरे ख्याल में शायद CTP लाहौर में तकरीबन 3300 के करीब वार्डन्स हैं जो कि पोस्टेड है, और इट इज़ डीलिंग विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन। तो वो ज़ाहिर है लॉ इन्फोर्समेंट भी एक चैलेंज है। दैट इज़ वाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पुलिसिंग कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस किया जा सके, एंड इट इज़ बीइंग डन ऑल ओवर। अच्छा, और ये जो पंजाब पुलिस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही है, कुछ इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए जी, इसमें ये है कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट जो है, जिसमें कंप्यूटर को ट्रेन किया जाए कि वो एक ह्यूमन माइंड की तरह थिंक कर सके, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये अब इस तरह के सॉफ्टवेयर जो हैं वो दुनिया भर में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, एंड दैट इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये सॉफ्टवेयर जो है ये सोली सेफ सिटीज़ ने खुद बनाया है, हमारे अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने बनाया है, उन्होंने इसको डिज़ाइन भी किया है और वही इसको डिप्लॉय भी करेंगे। अच्छा रिफत, अदर देन पंजाब पुलिस और किन किन शोबों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करने का सोचा जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स प्रिडिक्टिव पुलिसिंग, टूवर्ड्स बेटर लॉ इन्फोर्समेंट थ्रू टेक्नोलॉजी। रीज़न बीइंग कि इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है, ट्रैफिक वायलेशंस को कंट्रोल किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, बहुत सारे बिहेवियर्स को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो आई एम श्योर कि इन द कमिंग टाइम्स ये जो है पुलिसिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा एनहांस होंगी इसके साथ। बहुत शुक्रिया जी। SSP सेफ सिटी रिफत बुखारी साहब हमारे साथ तो मौजूद थी, और ये अल्लाह करे जी हमारे जो लोग हैं वो कुछ सीखें कि जो हेलमेट पहनना होता है ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूरी होता है, ये आपको बड़े बड़े एक्सीडेंट से बचा लेता है, ये आपकी, और ना सिर्फ ये कि जो बाइक चला रहा है उसको हेलमेट पहनना चाहिए, बल्कि उसके पीछे जो भी शख्स बैठे उसको भी हेलमेट पहनना चाहिए जस्ट फॉर देयर ओन सेफ्टी। जैसे जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो इट्स नॉट ओनली ड्राइवर जो कि सीट बेल्ट पहने हुए होते हैं, बल्कि जो पैसेंजर सीट पे जो पीछे भी लोग बैठे होते हैं उनसे भी कहा जाता है कि भाई देखिए खुदा न खासा कोई एक्सीडेंट ना हो जाए,
तो सीट बेल्ट बांध के रखिए। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पड़ोसी मुल्क की। भारत पाकिस्तान से दुश्मनी के हर हरबे अपनाता है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है। वैसे तो भारत कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान मुखालिफ फिल्में बनाकर खुद को हीरो साबित करता है और बार बार पूछने की कोशिश करता है कि हु इज़ द डैडी, और उनको पता चल गया हुआ है कि डैडी यहाँ पे कौन है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि जब कहते हैं कि आओ कभी हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, तो मतलब ये तो दूसरे ममालिक में नहीं घुस सके। इनकी वो फिल्म जो कि बार बार दावा कर रही थी कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, वो दूसरे ममालिक में घुस ही नहीं सकी, उन्होंने बैन लगा दिया। एक बड़ा झटका मिला उनको कि जो पाकिस्तान मुखालिफ उनकी फिल्म फाइटर आई थी, उसको तमाम तर खलीजी ममालिक ने रिलीज़ होने से रोक दिया। इस फिल्म में इंडियन फ़िज़ाइया की पाकिस्तान के खिलाफ मनसूबाबंदी दिखाई गई है और पाकिस्तान के खिलाफ बनाई गई इस फिल्म का ट्रेलर देखकर पाकिस्तानी अवाम और शोबिस शख्सियात ने शदीद गुस्से का इजहार भी किया, लेकिन बहुत सारे लोगों के कहके भी छूट गए कि भाई अपनी औकात देखो और अपनी बातें देखो। चाय याद है ना, मज़ा तो आया होगा। उसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ आपका वो मेक तैयार था। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इलेक्शन से पहले हम आपको कराची के मुख्तलिफ हलकों के मसाइल के हवाले से बता रहे हैं कि वहाँ पर रहने वाले लोग कितने नाला हैं, जितने भी उम्मीदवार उनके पास आ रहे हैं उनसे, क्योंकि उनकी इलाकों की हालत ज़ार बिल्कुल तब्दील नहीं हुई। अब तक कई हलकों के बारे में हम आपको बता चुके हैं जहाँ मसाइल के अंबार लगे हुए हैं, और आज हम रुख करेंगे कराची के हलके NA 248 की तरफ। इस हलके में क्या क्या मसाइल हैं, हमारे नुमाइंदे हुज़ैफा खान की रिपोर्ट में देखते हैं। यह है कराची का हल्का NA 248, जो किसी ज़माने में MQM का किला समझा जाता था। 2018 में असलम खान ने इस किले को फतह किया और यहाँ से मुंतखब हुए। इस हल्के की आवाम के लिए असलम खान ने और MQM ने गुज़िश्ता कई सालों में क्या किया और अब इस हल्के की क्या सूरत हाल है, क्या मसाइल हैं, यहाँ के लोग असलम खान या MQM की कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं और वो इस बार इलेक्शन 2024 में किसको मुंतखब करने जा रहे हैं। आइए उनसे आपको मिलवाते हैं, बात करवाते हैं और पूछते हैं कि इस बार वो इस हल्के से किसको मुंतखब करेंगे। चलते हैं। क्या सोचा है, वोट देंगे नहीं देंगे, किसको देंगे? नहीं देंगे वोट, देखिए जो अच्छा लगेगा उसको देंगे, काम करेगा उसको बिल्कुल वोट सारे ही दे देंगे घर के। आप उस गली में आके देखें हशर क्या हो रहा है, लेकिन उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। अगर अब टाइम आ गया इनका तो ये कहेंगे जी ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, नहीं तो सालों साल वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। थोड़ा सा सीवेज का पानी रोड के ऊपर आ जाता है, बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे सैलाब आ गया। यार कौन सा मसला नहीं है ये पूछ ले आप, कौन सा मसला नहीं है, सिर्फ हमारी ज़िंदगी है और कुछ भी नहीं है, बस गटर जगह जगह के भरे हुए, जगह जगह के रोड टूटे हुए, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, पानी भी हम खरीद कर पी रहे हैं, साफ नल में साफ पानी भी नहीं है। मुस्तफा कमाल के दौर में कुछ बेहतरी आई थी, उसके बाद कोई बेहतरी नहीं है। चूहे से हाथी हो गया हमारा बिल। कचरे के तो लोकल गवर्नमेंट का काम है, KMC की DMC का काम है, वो सिर्फ बत्ता लेने आती हैं, जैसे इनको तंग कर लिया या इनको दुकानदारों को कारोबारी लोगों को तंग कर लिया, उसके अलावा उनका कोई काम थोड़ी है। जब तक ये कोई पावरफुल गवर्नमेंट, सिंगल स्टैंड वाली गवर्नमेंट नहीं बनेगी तब तक कोई तब्दीली तो आ नहीं सकती। इस हल्के का ये संगम ग्राउंड कभी पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेटर तैयार किया करता था, लेकिन अब इस ग्राउंड में क्रिकेट तो बहुत कम खेली जाती है। अलबत्ता यहाँ पे लोग ड्राइविंग सीखते हैं, अपनी कार पार्किंग करते हैं और कचरे के बड़े बड़े ढेर यहाँ पे जमा किए जाते हैं। खेल खत्म हो गए लेकिन पार्किंग माफिया अभी भी यहाँ पे जिंदा है। सोच रहा है कि इस इलाके में से कौन है वोट करता है? भाई ज़्यादातर तो हमारा फोकस ये है कि जमात इस्लामी है उसको हम वोट देंगे। अभी जमात इस्लामी कराची के लिए ना अभी है ना एक्टिव है, तकरीबन 15 साल हो गए। ये रोड की हालत आप देख रहे हैं, 15 साल के अंदर कोई हमें रद्दो बदल नहीं नजर आया है। ये तो आज आप देख रहे हो यहाँ पर ये हाल 5 साल से है। वोट लेने के लिए सब घूम रहे हैं कि इसको दोगे तो ये मिलेगा, इसको दोगे तो ये मिलेगा। आवाम को वसाइल से महरूम किया जा रहा है। यहाँ गैसों की प्रॉब्लम है, सर्दी आती है तो गैस गायब हो जाती है, बिजली पूरे दिन यहाँ पर नहीं होती। कितने यहाँ पर लोग आ गए जिम्मेदारान, लेकिन यहाँ का मसला नहीं होता है। या तो फिर इसको इलाका गैर कर दिया जाए कि भाई ये पाकिस्तान की हुदूद में नहीं है। इलेक्शन के बाद कुछ बदलेगा?
नजर तो नहीं आता, बाकी अल्लाह अपनी कुदरत से कुछ करवा दे। गंदगियों के ढेर है, पानी बिल्कुल नहीं, गैस बिल्कुल नहीं। मेरा हम पानी गैलन के भर भर के लेके आते हैं, इतनी परेशानी यहाँ पे, बच्चे छोटे छोटे से हैं, किस तरह हम यानी गुजारा कर रहे हैं। हम 600 रुपए की टंकी डलवाते हैं और अपना गुजारा करते हैं खारी पानी से, और पीने का पानी इधर उधर से भर के लाते हैं। पानी पीने के लिए 30 रुपए का कैन अपने कूलर के अंदर डालने हैं, वो पीने, जो हमारे लिए सहूलियत करेगा हम उसके लिए सहूलियत करेंगे। तकरीबन 40 से 50,000 वोट की कैपेसिटी है गोधरा 11G की, जिसमें गोधरा बिरादरी के तकरीबन 40,000 वोटर है। अब उनके पास उनके लिए इतना बड़े मसले मसाइल हैं, उनके पास वोट तो लेने सभी आ जाते हैं, लेकिन पानी और जो मसाइल है उनके लिए हल के लिए कोई नहीं आता। NH 248 गोधरा का इलाका, और बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि मैं किसी स्कूल के बाहर खड़ा हूँ। ऊपर लिखा हुआ भी है शेख सादी गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल, ये उसका गेट है। अंदर चलते हैं, देखते हैं कि ये स्कूल है या क्या हो रहा है यहाँ पर। टूटी दीवारें, खिड़कियाँ गायब, दरवाजे गायब, क्लासों से डेस्कें गायब, हत्ता के पूरे स्कूल में एक भी तालिब इल्म मौजूद नहीं है। गेट खुला है, बच्चे अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं, गंदगी का ढेर है, और ये स्कूल अक्कासी कर रहा है उस तालीमी निज़ाम की, उस तालीम की जो सिंध में दी जा रही है। इस इलाके के बेशतर स्कूल की यही सूरत हाल है। ऊपर की तरफ भी चलते हैं, मज़ीद क्लासेस देखते हैं कि शायद किसी क्लास में कोई आसार दिख जाए कि यहाँ पे कभी कोई तालीम भी हुआ करती थी, कभी यहाँ पे लोग भी आते थे, पढ़ते भी थे, कोई बच्चे भी होते थे। क्या यहाँ का कोई चौकीदार है? क्या यहाँ पे कोई टीचर आता है? क्या यहाँ का कोई नाजिम है, कोई देखने वाला है? लोगों से भी पूछते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इतना बड़ा स्कूल जहाँ पे इतने बच्चे पढ़ सकते हैं वो खंडर क्यों बना हुआ है। आपकी बात करें। अच्छा, मुझे बताएं कि जो स्कूल इस वक्त खंडर हो गया है, ना खिड़कियाँ हैं, ना जो है वो गेट हैं, ना बच्चे हैं, सदाबहार ऐसा ही था ये इसके साथ अभी जुल्म हुआ है? नहीं, इधर जुल्म अब हो गया। इससे पहले तो बहुत अच्छा स्कूल था। सुबह के अंदर लड़कियां होती थी, शाम को लड़के होते थे, चौकीदार भी था, मिस भी थी, हेड मास्टर सब थे। लेकिन अभी कोई भी नहीं है, सारी तनख्वाह लेके जा रहे हैं खुद ब खुद। हमें तो इसका इल्म भी नहीं है। सारी खिड़कियां पीछे से भी ले गए, ये आगे से भी ले गए। हीरोइन के अंदर बैठे हुए होते हैं, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला है। तो कोई जो यूसी का यहाँ का मुतालिका TO है वो आता है? कोई नहीं, अभी यूसी का नाजिम है जो फैसल कारी साहब, वो अभी आ रहे हैं, इंटर हुए हैं, इधर मामलात को भी देख रहे हैं। इंशाल्लाह वो उन लोगों से बातचीत हुई तो बोला अनकरीब इसको हम बहाल करेंगे। ये हल्का भी इस सरकारी स्कूल की तरह खंडर की शक्ल इख्तियार कर गया है। इस हल्के के मसाइल अनगिनत हैं, लेकिन इस आवाम की सुनवाई करने वाला कोई नहीं। फिर भी ये लोग पुरुमीद हैं कि शायद इस इलेक्शन में इनका वोट वो तब्दीली ला सके जो इनकी ज़िंदगियाँ बदल दे। कैमरामैन आबिद मुगल और रज़ा के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। आपने देखा कि ये स्कूल था, हीरोइनची यहाँ पे बैठ के नशे कर रहे हैं। अब ये तो सूरत हाल है यहाँ पर सरकारी स्कूलों की। अब आप खुद सोचें कि अगर तालीम का ये हाल होगा तो मुल्क का फ्यूचर उसके साथ क्या होगा। यही मसले के हवाले से हम मज़ीद बात भी करेंगे कि अच्छे मुस्तकबिल के लिए जिन तलबा ने सुहाने ख्वाब सजाए थे वो सब चकनाचूर भी हो गए, क्योंकि इंटर साल अव्वल में 8% से ज़ायद तलबा फ़ेल हो गए। 60% से माफ़ कीजिएगा, 60% से ज़ायद तलबा, 60%, मजाक नहीं होता, फ़ेल हो गए हैं बच्चे। बच्चों वालिदैन की जानिब से एहतजाज भी किया है, तो कमेटी कायम कर दी गई। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर से जब सवाल किया गया कि इंटर में कई बच्चे फ़ेल हो गए, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि फ़ेल हो गए तो हो गए, एहतजाज किस बात का। ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से लोग काफ़ी परेशान हैं, जिन्हें बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र नहीं है। लोग बार बार ये सवाल कर रहे हैं, और वो जब ऐसा बिहेवियर दिखा रहे हैं, ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो क्या होगा। लेकिन जमात इस्लामी फ़ेल होने वाले बच्चों की आवाज़ बनने के लिए मैदान में कूद गई है। जमात इस्लामी आज इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर धरना भी दे रही है, और इस वक्त अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम रहमान साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे सवाल से बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सुबह के समय में हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हमारे तालीमी निज़ाम इसको क्या हो गया? क्या ये हमेशा से ऐसा ही था, या फिर वक्त के साथ साथ और हम डिप्लीट होते जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये तालीमी निज़ाम हमारा एक ज़माने में बहुत बेहतर था। यही सरकारी स्कूल थे, यही पीले स्कूल थे, यही काले स्कूल थे। यहाँ से लोग पढ़ते थे, पढ़ने के बाद मैट्रिकुलेशन करते थे, इंटरमीडिएट कॉलेजेस में तालीम होती थी, यूनिवर्सिटियों में जाने के काबिल होते थे, तालीम सस्ती थी और मयारी थी। प्राइवेट स्कूल में जाने का मतलब ये, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा आज के बच्चों के लिए, और जो न्यूली वेड कपल हैं जिनके बच्चे अब
हैं मौजूद स्कूल गोइंग, उनके लिए हो सकता है ये बहुत बड़ा अजीब सी बात हो कि प्राइवेट स्कूलों में वो बच्चे जाते थे जो सरकारी स्कूल की तालीम को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, अच्छा पढ़ नहीं सकते थे, उनको दाखिले नहीं मिलते थे, तो फिर प्राइवेट की तरफ जाते थे कि चलें उनके जरिए से कुछ ना हमें सहूलत मिल जाएगी। ये रिवर्स हो गया पूरा का पूरा 30-35 साल में, और इतना ज़्यादा बदतरीन हो गया कि अब आपने एक अक्कासी सिर्फ एक स्कूल की है। ये सूबा सिंध में 49,000 स्कूल हैं, कराची में 4,500 स्कूल हैं। इन 4,500 स्कूलों में से मैं तो बार बार ये चैलेंज करता हूँ कि कोई एक स्कूल, जरदारी साहब, बिलावल साहब, बख्तावर साहिबा, उनका पूरा ख़ानदान, उनके वुज़रा, उनके मुशीर, उनके नुमाइंदे, और मैं तो कहता हूँ उनके सिंध सेक्रेटेरिएट का एक क्लर्क भी इन स्कूलों में से किसी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। ये और क्या कि ये इनके अपने स्कूल हैं क्या? हमारे टैक्सों के पैसे हैं। 312 अरब रुपए का तालीमी बजट है। जब एक तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ जाहिर है प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी तालीम महंगी है, अब अफोर्डेबल नहीं रही, लोग बच्चे स्कूल से निकाल रहे हैं, फीस अदा नहीं कर सकते। इसके बावजूद सूरत हाल अब ये हो गई कि सिंध में तो कराची के साथ वैसी दुश्मनी हो रही थी, अब बराह रास्त इस पर आ गए। पहले तो MD कैट में लोगों को बार बार इम्तिहान देना पड़ रहा था ना, ज्यादती हो रही थी। अब तो ये हो गया कि इनको इंटर ही नहीं करने दो। और 11वीं जमात का रिजल्ट ये आया कि 64% से जायद साइंसेज में और 80% आर्ट्स और कॉमर्स में बच्चियों को फेल कर दिया। और जब कुछ जगहों पर मालूमात की गई हैं तो होशरुबा सूरत हाल है। मैट्रिक में भी यही काम किया गया और उन्होंने कहा कि वो कंप्यूटर में फॉल्ट आ गया। भाई तुम्हारे कंप्यूटर में फॉल्ट आ गया और यहाँ बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो गया। और आप मुझे बताएं कि ये बच्चे जो मैट्रिक में अगर इनमें से किसी ने 90% ली, 80% ली, तो जाहिर पता चलता है कि पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब यहाँ 11वीं जमात में अगर वो 3 पेपरों में फेल हो जाएं, 4 पेपरों में फेल हो जाएं, 80% से 33% पे आ जाएं, कोई पूछने वाला नहीं है। वजीर आला साहब का एटीट्यूड आपने देख लिया। वजीर तालीम एक प्राइवेट जाहिर एक ऐसी जगह से ताल्लुक रखती हैं कि जिनका अपना प्राइवेट बोर्ड है, अब मैं क्या नाम लूं। इसी तरह से आप देखें कि यहाँ कोई कंट्रोलर एग्जामिनेशन प्रॉपर काम नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी ने जाते जाते लाड़काना से 2 लोगों को लाकर ट्रांसफर करके यहाँ पर तैनात कर दिया, चेयरमैन भी और कंट्रोलर भी, जिसको बाद में चैलेंज किया गया और इनको वापस कर दिया गया। तो किसकी जिम्मेदारी लगाई इंटरिम केयरटेकर गवर्नमेंट ने? इन्होंने कमिश्नर साहब को एडिशनल चार्ज दे दिया। अब जब शोर हुआ तो कमिश्नर साहब से चार्ज भी ले लिया, लेकिन अभी तक अमलन किसी के पास चार्ज नहीं है। DC साहब देख रहे हैं, DC साहब अपने DC ऑफिस में होते हैं, बच्चे यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा इन्होंने क्या स्क्रूटनी कराओ। स्क्रूटनी का मतलब यह है एक पेपर के 400-500 रुपए लो और ये देख लो कि टोटल सही हुआ है कि नहीं हुआ। चेक कैसे हुआ है इसको तो देखने का कोई तरीका ही नहीं है। तो ना कोई कमेटी बनाने के लिए तैयार है, ना इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई परेशान होने के लिए तैयार हमने है। पिछले हमारे पास यहाँ पे जो सिंध प्रोफेसर जो एसोसिएशन के जो सदर थे वो भी हमारे साथ यहाँ का बैठे थे। वो कहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर भी उन्होंने ऐसे बनाया वो रीड ही नहीं कर रहा प्रॉपर सही नंबर को। यानी कि फर्ज करें अगर किसी के नंबर जो है वो अगर 58 है तो वो 8 रीड करे, वो 5 रीड ही नहीं कर पा रहा। तो ये भी बड़ा मसला है। उसमें सोचें कि जब वो बच्चे परेशान हो कि जी हमारा मुस्तकबिल ख़राब हो गया, क्योंकि देखिए मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में, प्री इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ में आपको जब एडमिशन टेस्ट के लिए जाना है तो इन्हीं नंबरों की बुनियाद पर आपको जाना पड़ेगा। वो बच्चे तो निकल गए, उनका तो एडमिशन नहीं हो सकता। लेकिन फिर जब बात जाके करते हैं अपने निगरान वजीर आला सिंध से और जब उनकी ऐसी स्टेटमेंट सामने आती है तो मुझे बताएं, आपको लगता है ये मुनासिब जवाब था कि जो लोग इतने परेशान हैं अपने बच्चों के करियर को लेके, बच्चे इतना परेशान है अपने फ्यूचर को लेके, क्या ये तसल्ली बख्श जवाब था? बिल्कुल भी नहीं था। और मैं जस्टिस मकबूल बाकर साहब से ये तवक्को बिल्कुल भी नहीं करता था। मैंने उसमें फिर फौरन ट्वीट भी की थी कि भाई मुझे अफसोस है, आप मसले की गहराई को तो समझें। आपने ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया कि भाई फेल हो गए तो हम क्या करें। अव्वल तो ये है कि अगर ये जेन्युइन भी फेल हुए हैं तो ये सबके लिए एक सवालिया निशान नहीं है कि कराची में बच्चे 64% क्यों फेल हो रहे हैं। पहली बात तो यही हो गई ना। लेकिन अब तो नजर आ रहा है कि भाई ये तो बाकायदा जो है वो सिस्टम की नाकामी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये तो जानबूझ के, ये तो एक दुश्मनी है। देखिए मुझे आप बताएं कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि O लेवल्स A लेवल्स में अपने बच्चों की फीसें दे सकें। एक पेपर के कितने पैसे होते हैं। गरीब लोग कहाँ जाएं, मिडिल क्लास कहाँ जाएं। भाई हम आपके सामने बैठे हुए, मैं इंजीनियर हूँ, मैंने इंटरमीडिएट सिस्टम से पढ़ा है, मैट्रिक सिस्टम से पढ़ा है, मेरे बच्चों ने पढ़ा है। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को इसी सिस्टम में जो कुछ भी है बेहतर से बेहतर पढ़ाएं। लेकिन आप कितने बच्चे पढ़ सकते हैं कराची में, और क्यों हम ये बाकी सिस्टम में जाएं। हमारे मुल्क में 76 साल में हम अपना तालीमी बोर्ड सही नहीं कर सके हो।
तो 15-15 साल से हुकूमत कर रहे हैं, अभी बिलावल साहब घूमते फिर रहे हैं पंजाब में, मैं सिंध जैसी तरक्की करूंगा। अभी अंदरूनी सिंध में अस्पताल में उनको किस तरह से लोगों ने पूछा है कि भाई यहाँ तो कोई बुनियादी सहूलत ही मौजूद नहीं है। मैं क्या बताऊं, अब्बासी शहीद में 3 महीने से गायनी वार्ड बंद पड़ा हुआ है, रक्शे में बच्चे की विलादत हुई है, पार्किंग में। ये जालिमों ने कर क्या दिया हमारे शहर के साथ, और इनके सहूलतकारों ने जो 35 साल से इनके साथ हैंड्स एंड ग्लव्स हैं और हर वक्त जो है वो तैयार बैठे होते हैं लूटने के लिए, सौदागरी करने के लिए। कराची के लोगों के पास अब कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि वो अब एक तरफ हो जाएं। और मैं इस वक्त इस मौके पे बच्चों का जो मौका है, इस पर मैं अभी इंतखाबी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूँ शहर कराची के लोगों से, मायूस होकर घर ना बैठो। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये स्ट्रीट क्रिमिनल के हवाले कर दें हमें। यकीन करें मेरे पास बच्चे आए, उन्होंने कहा हम पढ़ना छोड़ रहे हैं। और भाई ये कहाँ जाएंगे? ये मतलब क्रिमिनल्स के हवाले कर दें, मनशियात फरोशों के हवाले कर दें। स्कूलों में यानी प्राइमरी, आपने बड़ी बात की और बड़े हम आपके मशकूर भी हैं, ना सिर्फ इन बच्चों के बिहाफ पे भी कि आप स्पेसिफिकली आज से धरना देना आप शुरू भी कर रहे हैं। मुझे बताएं हाफिज साहब, ये जो आज आप इंशाल्लाह धरना देना शुरू कर रहे हैं, ये धरना कब तक आप इसको जारी रखेंगे? बिकॉज ऑफ कोर्स आप लोगों की अपनी इलेक्शन कैंपेन्स भी है और अब 2 हफ्ते से कम वक्त तो इलेक्शन में भी रह गया है। देखें, जाहिर सी बात है, आज तो हम जो है ना यहाँ बैठेंगे अभी और फिर मशवरा करेंगे। और मैं तो ये चाहता हूँ, देखें मुझे कोई शौक नहीं है इस वक्त, सही बात है, इंतखाबी कैंपेन से निकलकर, लेकिन क्या करें, इन बच्चों का कोई पूछने वाला ही नहीं है, तो इनको तो कोई तो उम्मीद देगा ना। मुझे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे नौजवानों से इस शहर में, इस पाकिस्तान में रहने की उम्मीद ये लोग छीन रहे हैं। हम 2.5 करोड़ बच्चों को लेकर कहाँ जाए? 30 साल तक की उम्र के 2.5 करोड़ लोग हैं कराची शहर में, ये कहाँ जाएंगे? समंदर में फेंक दें इनको। तो इनके लिए अगर हम नहीं खड़े होंगे, कोई और तो तैयारी नहीं है, सबको तो अपनी जो है ना मफादात चाहिए। तो इंशाल्लाह हम यहाँ बैठेंगे और अगर हुकूमत सीरियस होगी तो फिर बातचीत करेंगे। हम चाहते हैं कोई ऐसी कमेटी बने कि जिसके नतीजे में रीचेकिंग हो। अब देखें, तालीमी सेशन आगे बढ़ने जा रहा है, अफसोसनाक बात यह है कि वो मैच ही नहीं कर पाए, किताबें नहीं छपी हैं। ओ भाई, बजट सारा हड़प कर जाते हो, किताबें तक नहीं छापते हो, तो हाल तो देखें इन लोगों का। और आ रहे हैं ताजा दम होकर, लंबे लंबे इश्तिहार दे रहे हैं, जैसे फतह कर लिया पूरा का पूरा, सारे पढ़ गए, सारे लिख गए, सबको मुलाजमत मिल गई है। तो ये तो नहीं चलेगा। अब सब बड़ी अफसोसनाक बात, और मेरे ख्याल से लोगों को ना अब वोट डालते हुए ये भी देखना होगा कि आपने किसको वोट देना है। किसी ऐसे शख्स को, किसी ऐसी पार्टी को वोट दें जिनकी प्रायोरिटी में, अव्वलीन तरजीह में ये स्कूल्स, आपके बच्चों की तालीम और आपके बच्चों का करियर हो। बहुत शुक्रिया जी। हाफिज नईम रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, अमीर जमा कराची, उनसे हम बात कर रहे थे। बड़ा गंभीर मसला है जी, 60% से ज़्यादा बच्चे फर्स्ट ईयर के फेल हो गए बच्चे। आप सोचें क्या सिचुएशन होगी इन बच्चों की, क्योंकि सिस्टम की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है। और ये बच्चे मतलब मेहनत करने वाले बच्चे अभी परेशान है कि मेडिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी क्या, हम किसी दूसरी भी यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं? हम तो फेल हो गए हैं, और जो फेल नहीं हुए उनके नंबर्स भी बड़े कम आए हैं। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और आगे स्टॉक मार्केट के वाले से बात करते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी कल जो 3 दिन से बड़ी अच्छी बेहतरी आई थी, वहाँ पे भी नंबर्स कम हो गए जी। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा है कि जी जो तेज़ी थी वो टूट गई और स्टॉक मार्केट 65,000 पॉइंट्स की हद अबूर करके गवा बैठी है। आज क्या सूरत हाल है जानते हैं, हमारे नुमाइंदे रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, ये बताइएगा आज क्या सिचुएशन है, क्योंकि आज हफ्ते का आखिरी दिन भी है। कल एकदम से सिचुएशन काफ़ी देखा कि डाउन भी हो गई, कुछ आज बेहतरी नज़र आ रही है आपको? मदिया, देखें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रवा हफ्ते पूरे 3 दिन हमने देखा कि तेज़ी थी। उस तेज़ी का तसलसल हमें कल टूटता हुआ नज़र आया। कल भी स्टॉक मार्केट बड़ी अच्छी थी सुबह में, लेकिन जब मार्केट में आखिरी 2 घंटे में जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सेलिंग आ गई और जो मार्केट 400 पॉइंट प्लस थी, कल वो 600 पॉइंट के करीब माइनस बंद हुई। तो ये जो 65,000 का लेवल है जो बड़ा, जिस पे हमें सेलिंग प्रेशर नज़र आता है, पिछले 1 महीने में 15 बार इस लेवल को मार्केट ने अबूर किया, लेकिन बरकरार नहीं रख सकी। यही कल भी इस मार्केट के साथ हुआ। और मार्केट में जो ये खबर घूम रही है कि सर्कुलर डेट कम करने का जो प्लान है हुकूमत का, वो IMF को जो है वो किसी भी वक्त भेजा जा सकता है, आज बहुत जल्द भेजे जाने का इम्कान है। तो ये खबर, इस खबर को लेकर जो है वो मार्केट में काफ़ी कंसर्न है कि ये जब तक इस पे धुन साफ़ नहीं होगी और ये प्रॉपर खबर हुकूमत की तरफ से नहीं आ जाती कि हाँ ये प्लान पे इत्तेफाक हो गया और ये भेजा जा रहा है IMF को और भेज दिया गया है, तो तब जाके मार्केट में जो है वो इसकी डायरेक्शन जो है वो सही से नज़र आएगी हमें। क्योंकि
क्योंकि OGDC और PPL जो है इसके बहुत बड़े बेनिफिशियर्स होंगे। जो 1250 अरब रुपए का सर्कुलर डेट कम करने की बात है, जिसमें से काफ़ी बड़ा अमाउंट OGDC को और PPL को मिलेगा। तो अगर ये इनको मिलता है और वो डिविडेंड देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, तो ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। तो यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो है वो क्या कहते हैं डल मार्केट होती है। आज भी स्टॉक मार्केट थोड़ी सी बेहतर हुई थी, 200 पॉइंट प्लस हुए थे मार्केट में, जो है मार्केट 64,500 पे पहुंच गई थी। लेकिन उसके बाद फिर हमने सेलिंग प्रेशर देखा और अब इस वक्त मार्केट जो है उस नेगेटिव जोन में चली गई है और मनफी परफॉर्म कर रही है। और आपको मेरे पीछे बोर्ड भी नजर आ रहा होगा जी। चलें, बहुत शुक्रिया जी। सैयद रिजवान आलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे कि स्टॉक मार्केट में आज भी काफ़ी मंदी है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की तलबा के मसले मसाइल के हवाले से कि किस तरीके से सिंध में जो है 60% से ज़्यादा तलबा इंटेक एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं। जो तलबा फ़ेल नहीं हुए, जो लोग पढ़ लिख भी जाएंगे, उनके लिए भी कुछ आगे दुश्वारियां हैं। ऐसा नहीं कि मामला तो उनके लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, अपना बैचलर्स कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं और उसके बाद बहुत सारी जगहों पे जब उनको गोल्ड और सिल्वर मेडल पे जीत जाते हैं, तो बहुत जब वो बाहर निकलते हैं तो उनकी मतलब की उनकी फील्ड रिलेटेड जॉब्स ही मार्केट्स में होती ही नहीं है। यहाँ पर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अच्छा, हम तो नौकरियों की तैयारी करके बाहर निकले थे, हमने तो इतनी मेहनत की कि हमारे CGPA अच्छे आए और उसके बाद जब बाहर निकले हमारे लिए नौकरियाँ ही नहीं हैं। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है कि हम अपने तलबा को इतना ट्रेन ज़रूर करें, उनको हुनर दें और उनको ये बताएं कि आपने ख़ुद अपने लिए जॉब्स क्रिएट कैसे करनी है। अब कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये ई-कॉमर्स में हम देख रहे हैं कि बड़ा एक प्लेटफॉर्म जो है वो लोगों के लिए हाजिर है, जहाँ रोज़गार के वसी समुंदर मौजूद है और तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी लोग इससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। ख़वातीन मर्द घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, उनको समझ में नहीं आती कि अच्छा भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि हम ई-कॉमर्स में खुद जाके एक एंटरप्रेन्योर बन के किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं। ये सवाल आज हम पूछेंगे और हो सकता है कि बहुत सारे आप जो लोग हमें देख रहे हैं उनकी बड़ी हेल्प भी हो जाए अपने लिए रोज़गार का मौका पैदा करने में। ई-कॉमर्स एक्सपर्ट दानिश खलील हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश, वेलकम टू सुबह का समा। दानिश, सबसे पहले मुझे बताएं, हम जब कहते हैं कि जी स्टूडेंट्स के लिए ई-कॉमर्स अब एक फील्ड है और ई-कॉमर्स में दुनिया एक्सेल कर रही है और हमने पाकिस्तान में बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ देखी हैं, बहुत ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स, उनने भी ई-कॉमर्स से ही अपने काम का शुरुआत की थी। हाउ डज़ इट वर्क, कैसे हम पैसे कमा सकते हैं इसमें? देखें, फ्रीलांसिंग तो पूरी दुनिया में हो रही है। पाकिस्तान नंबर 4 पे आता है फ्रीलांसिंग में एंड देयर आर टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन पाकिस्तान। बट हमारे यहाँ इशू ये है कि इनकन्सिस्टेंसी बहुत है यंग जनरेशन के अंदर। स्पार्क है, एनर्जी है, डिटर्मिनेशन है, बट वो है कि जल्दी पैसे कमा लें, शॉर्ट टर्म अप्रोचेज़ हैं। बट फ्रीलांसिंग में जो सबसे ज़्यादा समझ लें पॉपुलर फील्ड है इस वक्त वो ई-कॉमर्स है। उसमें लोग अमेज़ॉन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि उसके वर्चुअल असिस्टेंट्स की ज़रूरत पूरी दुनिया में होती है और पाकिस्तानी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फाइवर और अपवर्क इस तरह के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो हैं वहाँ ऑलरेडी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। सो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बस डायरेक्शन और माइंडसेट सेट होने की ज़रूरत है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पर, क्योंकि बच्चों का माइंडसेट शुरू से ये है बस पैसे कमाने, बट उनका फोकस एजुकेशन सही हासिल करना या अपनी उस फील्ड में रिफाइन करना अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, प्रैक्टिकल लर्निंग लेना, क्योंकि पहले दिन से माइंडसेट है पैसे कमाने, तो अर्निंग से पहले लर्निंग है। तो लर्निंग करेंगे देन ऑब्वियसली दे रिफाइन देमसेल्फ एंड देन अकॉर्डिंगली दे कैन बी एबल टू आउटशाइन देमसेल्फ। क्योंकि मसला ये होता है कि जब वो ग्लोबल मार्केट में जाते हैं तो वो इतने स्किलफुल नहीं होते, तो वहाँ पर स्ट्रगल होती है, फिर पाकिस्तान का नाम खराब होता है कि ये तो लोग प्रिपेयर्ड ही नहीं। ये लर्निंग के मौके उनको कैसे मुयस्सर हों, ये कहाँ पे, ये जो स्पेसिफिकली लर्निंग है ये भी ऐसे ही है कि हम देखते हैं कि जी आपको इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जी, या फिर यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि अपना पार्ट बनाएं? देखें, ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है, फ्री कंटेंट भी बहुत सारा है, लेकिन डायरेक्शन और मेंटरशिप की गाइडेंस नहीं होती उसमें ना। वो तो एक वीडियो होती है, आप देखते हैं एंड देन यू कैन गेट द गाइडेंस अकॉर्डिंगली। यूनिवर्सिटीज़ आर वर्किंग ऑन दिस बिकॉज आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, तो मैं वहाँ पढ़ाता भी हूँ, तो आई एम ऑल्सो टीचिंग फ्यू ऑफ द कोर्सेज रिलेटेड टू ई-कॉमर्स इन द यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटीज़ इस पर फोकस कर रही हैं इस वक्त, डिग्रीज़ का पार्ट बनना चाहिए ई-कॉमर्स अब, क्योंकि एक प्रॉपर डिग्रीज़ भी लॉन्च हो रही हैं। कुछ ऐसे इदारे हैं जो
प्रॉपर ई कॉमर्स की डिग्री लॉन्च कर रहे हैं। बाकी इंस्टीट्यूशंस काफ़ी अवेलेबल हैं, कराची में भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, जो ऑनलाइन भी सिखा रहे हैं और ऑन साइट भी सिखा रहे हैं। अच्छा, ई कॉमर्स में भी स्पेसिफिकली कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पर आपके पास एक्सेल करने का मार्जिन बहुत है? आई थिंक ई कॉमर्स की जो इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस हैं जिसको हम सिखाते हैं, जैसे अमेजोन है, वॉलमार्ट है, इट्सी है, ईबे है, उस पर बहुत ज़्यादा स्कोप है, बिकॉज लोग काम करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके पास इन्वेस्टमेंट है लेकिन स्किल नहीं है या उनके पास टाइम नहीं है, सो वो रिसोर्सेज ढूंढते हैं। तो ई कॉमर्स की जो मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ ज़्यादा स्कोप है। तो हम जो सिखाते हैं या जो बाकी इदारे सिखा रहे हैं वो ई कॉमर्स की मार्केट प्लेसेस पे काम करना सिखाते हैं कि हाउ यू कैन लॉन्च योर ओन प्रोडक्ट्स ओवर देयर। सही। जो ख़वातीन हैं वो घर बैठ के किस चीज़ में जो है वो ज़्यादा काम कर सकती हैं? ख़वातीन भी सिमिलर फील्ड में काम कर रही हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। भी दरमियान में देखा कि वो भी काफ़ी इसमें एक्सेल की हैं ख़वातीन। बिल्कुल ऐसी है। आप कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, क्रिएटिव एड्स राइटिंग, ये बहुत ज़बरदस्त फील्ड है और ये टॉप 5 फील्ड्स के अंदर आ रही है इस वक्त, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फील्ड्स हैं। तो ख़वातीन घर बैठे ही कर रही हैं। मेरे पास काफ़ी रिसोर्सेज ऐसी हैं जो हमारे पास जॉब कर रही हैं, कुछ ऐसी हैं जो फ्रीलांस कर रही हैं। सो वी हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स लाइक दिस। और ख़वातीन इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही हैं इस फील्ड के अंदर, स्पेशली इन द कॉन्टेंट एरिया। तो आप जितनी भी ख़वातीन देखेंगी वो ज़्यादातर कॉन्टेंट की तरफ ज़्यादा काम कर रही होंगी। सही, ठीक है। थैंक यू सो मच जी। दानिश खालिद हमारे साथ मौजूद थे। और ये ई कॉमर्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप प्रॉपर साथ अगर यहाँ पे एंट्री दें फिर कोई भी आपकी तरक्की को रोक नहीं सकता, बस शर्त है कि आपने मेहनत करनी है। आपको पता है कि हम कराची के जितने भी इलाके हैं जो नेशनल असेंबली के जो हलके हैं उन पर एक सीरीज़ कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि इन हलकों में लोगों के क्या क्या मसले मसाइल हैं। एक पहला हल्का तुमने आपके साथ शेयर कर ही लिया, NA 248। अब एक और हल्के के हवाले से हम आपसे बात करेंगे, NA 235 के अवाम के हवाले से। ये लोग भी बहुत परेशानी से दूचार हैं। इस हल्के में भी गुज़िश्ता इंतखाबात में अवाम को काफ़ी सपने दिखाए गए थे लेकिन कोई काम नहीं हो सका। NA 235 का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मूनस अहमद। कराची से कौमी असम्बली का हल्का NA 235 शहर का वो अहम हल्का है जहां पे आबादी तो 10,24,000 से जायद है, लेकिन रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद महज 1,57,000 के करीब है। आबादी और रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में वाज़ेह फ़र्क है, इसीलिए शायद पसमानदगी का कुछ इलाकों में वो आलम है जो शहर में कहीं और देखने को नहीं मिलता। 2018 में यहाँ से PTI के सैफुर रहमान मुंतखब हुए, लेकिन हल्के के मकीनों के मुताबिक 2018 से पहले न उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्याती काम ना हो सके। इंतखाबात 2024 में यहाँ के मकीन क्या सोच रहे हैं और किस सियासी जमात से उन्हें तवक्कुआत वाबस्ता हैं, आइए जानते हैं हल्के के मकीनों से। किसको वोट देने जा रहे हैं? यहाँ पर साफ पानी नहीं है, यहाँ पर पानी की बहुत कसीर तादाद में चोरी है, यहाँ बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। यहाँ पर लोगों के पास लाइट की कोई सहूलत नहीं है, कई घंटे यहाँ पर लाइट नहीं होती। और यहाँ पर सेवरेज का निज़ाम ऐसा है कि लोगों के घर गिरते हुए मैंने देखे हैं, बच्चे मरते हुए देखे हैं इस एरिया के अंदर। मेरा तो दिल नहीं करता मैं किसी पार्टी को वोट दूँ। एमक्यूएम वाला हो, पेपर वाला हो, मुस्लिम लीग हो, जो भी हो, बस इस्लाम पसंद हो और इंसाफ पसंद हो। हर पार्टी वाला इस रोड पे गुजरता है, उसके बावजूद ये हालत है हम लोगों का। हर गली में आप जाके देखो, हर गली में गंदगी भरी हुई है। अभी है कि पानी का निज़ाम आपके सामने ही है। अभी चंद दिन पहले देखते बिल्कुल एक सराब बना हुआ था ये। तो क्या लगता है किससे उम्मीदें वाबस्ता हैं, कौन यहाँ के मसाइल हल कर सकता है? कुछ भी नहीं कह सकते कौन। 2018 में नुमाइंदे मुंतखब हुए, क्या काम किया उन्होंने? काम तो कोई ऐसा नहीं है कि जो दिखाया जा सके, बताया जा सके। किसी की कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं है कि उनको पिछली कारकर्दगी की बुनियाद पर जो ना वोट दिया जाए। ये मेन रोड है जो जमाली पुल से आता है हाईवे से, इधर रोज़ डकैती होती है और रोज़ गाड़ियाँ हमारी ख़राब होती हैं, पंचर होती है। इसका जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है, हमें तो वोट देना ही नहीं चाहिए, बाइकाट करना चाहिए। NA 235 ज़िला शर्की के कुछ शहरी इलाकों पर मुश्तमिल है, तो शहर के नवाही इलाके जमाली गोट, अयूब गोट, लासी गोट जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वो भी इसी का हिस्सा है। बदतरीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली, गैस की कमी तो है ही, लेकिन कब्रिस्तान की बदहाली भी यहाँ पर आया है। मकीनों के मुताबिक कई वादे इसकी मरम्मत के लिए हुए, लेकिन ये गंदगी, गलाजत के ढेर आज तक कम ना हो सके। जब एंड के वक्त आते हैं इलेक्शन के, 2 लैंड क्रूजर, 2 शावल बेच देते हैं, 2 डंपर बेच देते हैं, साफ हो जाता है, वोट लेके फिर गुम हो जाते हैं। फिर 5 साल बाद फिर 2 कार लेकर आ जाते हैं, इस गेटों पे खड़े हो जाते हैं। ये हमारे कब्रिस्तान के हालात हैं। हमारे वालिदैन, बाप दादा सब यहीं दफन किए गए हुए हैं। एक अरसे से हम लोग यहाँ रहते हैं। कौन सा मसाइल नहीं है? अब देखें ना, सारी हर किस्म का मसाइल नहीं है। रोड के हैं, महंगाई के हैं, किसी तरीके से भी आप जाएंगे तो मसाइल तो हर किस्म के हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा परेशानी जो है पानी की है। पिछले 3 से 4 साल हो गए पानी कंटिन्यूसली नहीं है सोसाइटीज़ में। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बहुत बड़ा मसला है।
और इसके साथ साथ सिक्योरिटी, ये 2 मसले बहुत बड़े हैं। किसको वोट देने जा रहे हैं? पार्टी को नहीं देखता, मैं सिर्फ उम्मीदवार को देखता हूँ। आपने किस उम्मीदवार का इंतखाब कर लिया है? मैंने अभी तक नहीं किया। जमात इस्लामी मेरे हिसाब से बेहतर है। सबसे मेन चीज़ है रोड और पानी के मसले हल कराएं यहाँ के, ताकि सारे मामला सेट हो हमारे कराची की। सबसे मेन चीज़ बेसिक हमारी सेट करते हैं तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज़ हैं, देखिए लोड शेडिंग इश्यूज़ हैं, पानी का सब इश्यूज़ है, ये आपका रोड का इशू है, पार्किंग का इशू है, तो सारे मसले तो ये है ना अपनी जगह पर। ये तो मुश्किल है और ये हल नहीं हुआ तो और क्या हल होंगे फिर? हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है वोट के ऊपर, क्योंकि हमने सारी पार्टी आजमा ली हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता पार्टी से। हम लोग ज़िंदगी में इसी मुल्क रहेंगे बिजली और गैस के अंदर, बस हम इससे बाहर ही नहीं आ सकेंगे। नहीं तो इससे बाहर आना है तो अच्छे लोगों को मुंतखब करना होगा। किसे मुंतखब करने जा रहे हैं आप? भाई जो भी हम कहते हैं जो भी आया पर अच्छा आया, हम किससे मुंतखब करें कुछ समझ में नहीं आता। माजी में बहुत से सियासी वादे वफा न हुए, इसीलिए कुछ मकीन नाराज हैं तो कुछ को अब भी उम्मीद है। कहते हैं मसाइल के हल के लिए बेहतर उम्मीदवार के इंतखाब का आम इंतखाबात 2024 बेहतरीन मौका है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान और आबिद मुगल के साथ मोनिस अहमद, समा, कराची। अब आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुल्क भर में इन दिनों शदीद धुंध के डेरे हैं, जिसकी वजह से ज़मीन के साथ साथ फ़िज़ाई सफ़र भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रहा है। फ़्लाइट शेड्यूल जो है वो दरम भरम होकर रह गया है। सिर्फ 15 दिन की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 300 मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ें मनसूख की गई हैं और मुलतवी की गई हैं। कई को मुतबादिल हवाई अड्डों पर भी उतारा गया है। रोज़ सुबह जब आप सो के उठते हो, आप ज़रा सिर्फ टेलीविज़न लगा लें, आप बुलेटिन लगा लें और आपको पता चलेगा जी इतनी परवाज़ें जो हैं ये इस्लामाबाद जा रही थी, इनको फैसलाबाद में लैंड कराया गया है, ये परवाज़ जो कराची जा रही थी इनको सखर, मतलब ऐसी बहुत सारी आप देखेंगे स्पेसिफिकली कि इस्लामाबाद और लाहौर में तो ये काफ़ी ज़रा जो इशू है ये बढ़ गया है धुंध की वजह से। और पेशावर का भी कुछ ऐसी सिचुएशन है क्योंकि वहाँ पर भी धुंध बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से फ़्लाइट स्केड्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। लोग अपनी मंजिल पर वक्त पर पहुंच ही नहीं पा रहे और सैकड़ों मुसाफिर परेशानी का शिकार हैं। इस हवाले से बात करते हैं पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के तर्जुमान सैफुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। सैफुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइए कि दुनिया भर में रात के वक्त और मौसमियाती तब्दीलियों के दौरान भी हवाई जहाज़ लैंड और टेक ऑफ करते हैं, फिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ अमूमन दिसंबर और जनवरी में इस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं? जी देखिए, बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का बोलने का। यहाँ पर कुछ मिसकंसेप्शन है, मैं उसको दूर करना चाहूँगा कि जी जैसे कि आपने कहा कि दुनिया भर में जो ख़राब मौसम में भी लैंडिंग्स होती हैं, ये इट डिपेंड्स कि आपका इकोसिस्टम एविएशन का जो है वो मुल्क में क्या है। इसी चलिए मैं दोबारा से कोशिश करूंगी कि हम सैफुल्लाह साहब से रब्ता करने की कोशिश करें, क्योंकि बार बार जो हम देख रहे हैं कि जो फ़्लाइट स्केड्यूल मुतासर हो रहा है, ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स वेदर की ख़राबी तो है ही, लेकिन फॉग में इतनी बड़ी तादाद में फ़्लाइट्स का कैंसिल हो जाना और उसके बाद डिलीट हो जाना, जो मुसाफिर हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। सिर्फ नॉट इवन इन पाकिस्तान, आपने देखा होगा पिछले दिनों एक इंडिया से भी कैसी वीडियो आई थी जिसमें एक शख्स जो कि तकरीबन 10 घंटे फ़्लाइट डिलेट थी और उसके बाद हमने देखा किस तरीके से उसने पायलट को जो है वो जाके थप्पड़ भी रसीद कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। बट ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से कोशिश जो है ना वो क्लैरिटी दें आप अपने पैसेंजर्स को कि एग्जैक्टली मौसम की सूरत हाल क्या है, और आप उसको पहले से मुतनब्बे कर दें कि भाई ऐसी चीज़ हो सकती है, जो कि नहीं किया जाता समहाउ, बिकॉज ऑफ कोर्स इज़ द बिजनेस एज वेल। हम दोबारा से कोशिश करेंगे कि सैफुल्लाह साहब से जो है वो हम इस हवाले से बात करें, लेकिन एक और अहम मसले के हवाले से मुझे आपसे बात करनी है कि दुनिया के कई ममालिक की तरह पाकिस्तान को भी तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के मसले का सामना है। अगर जब पिछले कई साल के दौरान इस हवाले से सर तोड़ जोड़ सारी कोशिशें की गई हैं, मगर इसके बावजूद भी कोई खातिर खा कामयाबी हमें हासिल नहीं हो सकी। इसकी वजह क्या और तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के असरात पाकिस्तान की मईशत और दीगर वसाइल पर क्या मुरतब हो गया। हम बार बार ये बात करते हैं कि एक शख्स जिसकी आमदनी ये है कि वो अपने एक ही बच्चे को अच्छी तालीम दे सकता है, उसको अच्छा खिला पिला सकता है, उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रख सकता है, जब वो एक शख्स उसके घर में 8 बच्चे पैदा होंगे तो वो तमाम तो चीज़ें कैसे मैनेज करेगा। और हमारी भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 8 बच्चों की बात नहीं, यहाँ पे तकरीबन को लगता है कोई 20-25 बच्चे पैदा हो गए और समझ में नहीं आ रहा, लोग ज़्यादा हैं, वसाइल बहुत कम है। इस हवाले से बात करेंगे। आज हमने अपने शो में, अपने इस प्रोग्राम में दावत दी है समन राय को, जो कि डायरेक्टर जनरल है पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। समन बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। समन क्या वजह है, मतलब मैं अपने बचपन से एड्स देखती चली आ रही हूँ
कि जी पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से कितना ज़रूरी है कि आप बच्चों को कंट्रोल करें, बच्चे दो ही अच्छे, और ऐसी बहुत सारी हमने पॉपुलेशन देखी है, मतलब एड्स देखे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के, उसके बावजूद कोई खातिर खा नताइज सामने नहीं आए, क्या वजह है? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग इनटू टुडेज प्रोग्राम। और आई थिंक जितना आपने कंसर्न शो किया, मैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ, क्योंकि आबादी में इतनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, और जो बाकी ममालिक है जहाँ पे आबादी में जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन होती है, वो सिर्फ एक ही वाहिद हल ये होता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट ऊपर जाए, तो लोग अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज को स्टॉप करें। फिर आपको पता है कि ये मुस्लिम कंट्री है, सो इसमें बहुत कोएर्सिव मेजर्स नहीं लिए जा सकते, एक्सेप्ट कि आप आवाम को और बहुत सारे हर्डल्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में बैरियर्स हैं टू इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग में सबसे बेस्ट टूल ये होता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल किया जाए, और एक फैमिली साइज करने के बाद जो कपल्स हैं वो डिसाइड कर लें और फिर कॉन्ट्रासेप्टिव्स को इस्तेमाल करें। तो हमारा डिपार्टमेंट बिल्कुल फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज, काउंसलिंग 24/7 दे रहा है। और इस प्रोग्राम में आने का एक मकसद ये भी था कि हम अपने जो डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ हैं उनके मतलब भी लोगों को बता सकें। मेरे ख्याल में हर ज़िला में फैमिली हेल्थ क्लिनिक सेंटर्स मौजूद हैं और फ्री वॉक इन है, सब चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मुहैया की जा रही हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये तमाम तर काविशें, मेहनतें जो हैं वो रंग नहीं लाएंगी अनलेस और अनटिल हम अपने उलमाए दीन को शामिल ना इसमें करें? देखें, मैं बार बार बांग्लादेश की इसलिए मिसाल भी देती हूँ अपने शो में, क्योंकि देखिए बांग्लादेश में वहाँ पे क्लरिक से मिल के काम किया एंड दे रियलाइज्ड कि कितना बड़ा इशू है। अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपके पास वसाइल तो है नहीं, तो फिर इनकी पॉपुलेशन का आप करेंगे क्या? आपको नहीं लगता है यहाँ पर इनको भी इंगेज करने की ज़रूरत है? आपको मैं थोड़ा सा जो हमारे डिपार्टमेंट की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है उसका प्रेफर करूंगी कि अब से नहीं बल्कि बहुत डेकेड से मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाता है जो कम्युनिटी में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और इमाम, खतीब, दे आर लाइक एक्टिवली वर्किंग विद अस, और नैरेटिव बिल्डिंग में उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अवाम खुद ही कोऑपरेट करी डिस्पाइट हैविंग सफिशिएंट नॉलेज एंड एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव। आप देखेंगे पढ़े लिखे तरीन कपल्स भी फैमिली प्लानिंग को एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वक्फा नहीं कर रहे। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि माँ और बच्चे की सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रेगनेंसी के बाद देयर शुड बी अ सफिशिएंट गैप इनटू द नेक्स्ट प्रेगनेंसी। तो डिस्पाइट कि हम रात दिन आई थिंक नेशनल मीडिया पे भी कैंपेन चला रहे हैं, और लेकिन हमारे स्टैट्स हमें ये भी बता रहे हैं कि लोग वक्फा ही नहीं कर रहे, अपने बच्चों की सेहत को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अपनी माओं की सेहत को कॉम्प्रोमाइज तो समन यहाँ पे औरतों को एम्पावर करने की कितनी ज़रूरत है? क्योंकि देखिए, हम जब आप बच्चे पे बच्चा भी पैदा कर रहे होते हैं तो वो बेचारी औरत की सेहत जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। तो कितना ज़रूरी है कि हम औरत को भी इतना एम्पावर करें कि वो भी अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, और जो अपने बच्चे हैं, मतलब 1 या 2 बच्चे हैं, उनके लिए कोई स्टेप उठा सके कि नहीं भाई अभी मेरी सेहत मैटर करती है, मेरे लिए जान के लिए भी और मेरे इन छोटे बच्चों की जान के लिए भी। आई थिंक जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो ये अवेयरनेस का एक सबसे बेस्ट टूल है कि मीडिया के जरिए इन टॉपिक्स को हाईलाइट किया जाए, ख़वातीन अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें और वो फैसले लें अपनी ज़िंदगी में जो उनके लिए बहुत बेहतरीन है, तभी तो वो अपनी फैमिली की केयर अच्छे से कर सकेंगी। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात ये है कि आई थिंक ख़वातीन का अवेयरनेस होने के बावजूद जो मुझे लगता है कि वो बहुत सेक्रीफाइस करती हैं और जल्दी से बच्चे पैदा करने की कोशिश। एक हमारे सोशल ये बन चुका है स्टेटस सिंबल कि जिस सून आफ्टर गेटिंग मैरिज यू नीड टू हैव किड्स, एंड आई थिंक एक सोशली भी ये कोई इतना अच्छा ट्रेंड नहीं है, इसको डिस्करेज करना चाहिए कि आप एक कपल को प्रेशराइज मत करें। वो कपल जो स्पेसिफिकली खुद भी मेंटली तौर पे रेडी ना हो बच्चा पैदा करने के लिए, फिर आप उसको माँ बाप बना दे, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो खुद अभी मेंटली तौर पे प्रिपेयर ना हो, तो फिर आप खुद सोचें ना कि वो बच्चे की परवरिश जो है वो कैसे करेंगे। ये जो आपकी हमरा ऐप है, प्लीज टेल अस अबाउट इट। अच्छा, हमारे महकमे में जो कह लें कि कम्युनिकेशन, वो चूंकि ज़ाहिर है लेटेस्ट ट्रेंड्स जैसे चल रहे हैं तो हमने उसको फॉलो किया है। तो बहुत सारी ऐप्स हैं, वन ऑफ देम इज हमरा ऐप जो कि आपको फैमिली प्लानिंग पे बेसिक अवेयरनेस दे देती है। देन वी हैव अ हेल्पलाइन, वी हैव वेबसाइट्स, वी हैव ऑल अकाउंट्स ऑन डिफरेंट ऐप्स, सोशल एंड डिजिटल मीडिया, और जो हम लेगेसी मीडिया जैसे प्रिंट है, टीवी, रेडियो, सबका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन ऐप्स को लोग अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं, खुद को अवेयरनेस देने के लिए। दे आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ह्यूमन बीइंग, दे कैन इजीली बेनिफिट फ्रॉम दिस ऐप्स सिटिंग इन देयर ओन होम्स। और जो रियल में जैसे इनपुट्स हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव की फ्री सप्लाईज
अगर सर्जरीज करवानी है या और किसी तरह की काउंसलिंग चाहिए तो हमारे सेंटर्स मौजूद हैं, क्लिनिक्स मौजूद हैं, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त प्रोफेशनल स्टाफ मौजूद जो कि तमाम से सहूलियत फ्री देते हैं लोगों को एंड फीमेल्स एंड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। समन राय हमारे साथ मौजूद थी। देखें, आपकी हुकूमत आपके लिए जब काम कर रही है तो आप खुद अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी बीवी की सेहत के लिए, औरतें खुद अपनी सेहत के लिए काम क्यों नहीं करती। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आप अपने पे भी एक तरह से रहम करें कि क्या आपके इतने वसाइल भी हैं कि आप इतने बच्चे पाल सकते हैं। ये ज़रूर देखना ज़रूरी है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं बचाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब ज़रा बात कर लेते हैं चाय के हवाले से। एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हमारा दिन मुकम्मल ही नहीं। खैर मैं तो इस वक्त ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ, लेकिन जब सुबह सुबह चाय मिल जाए ना, मैं कहती हूँ मूड इतना ज़बरदस्त हो जाता है। और इसी हमारे मूड की वजह से ना हमने बहुत ही कोई अरबों और खरबों की चाय पी ली है कि हमारा मूड अच्छा हो जाए। किसी महफिल में जाएँ, चाय चाहिए, दोस्तों की गैदरिंग हो, चाय चाहिए। पाकिस्तान चाय पीने का, पाकिस्तानी जो है ना, ये चाय पीने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। हमारे मुल्क में चाय को कुछ ज़्यादा ही पसंद किया जाता है। इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि रवा हमारे साल सिर्फ 6 महीनों में पाकिस्तानी 96 अरब रुपए की चाय पी गए। रिपीट करती हूँ, 96 अरब रुपए की चाय पिछले 6 महीनों में आप मैं पी बैठे हैं। चाय हम धड़ाधड़ पी तो रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग इसके फ़वाइद और नुकसानात को भी जानते कि भाई अच्छा इसके फ़वाइद और इसके नुकसानात क्या हैं। चीन में की गई एक तहकीक में ये सामने आया कि रोज़ाना 3 कप चाय पीना बुढ़ापे की रफ्तार को कम कर देता है। लेकिन चीनियों वाली चाय और है हज़रात, ये वो दूध पत्ती नहीं जो आप और मैं काढ़ काढ़ के पीते हैं, ये वो वाली चाय नहीं है, ये वो पकी हुई चाय नहीं है, ये चीनियों की चाय और होती है। ठीक है, हमें तो ये नहीं पता जो चाय हम पीते हैं, ठीक है, इसके हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, इसका हमें नुकसान क्या हो रहा है। तो इसके फ़ायदे नुकसान के वाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कराची यूनिवर्सिटी के फूड साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर एस एम गफरान। हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड वेलकम टू सुबह का समा। डॉक्टर साहब, 6 माह में 96 अरब की हम चाय पी गए हैं और डिकार भी नहीं हमने। देखें, ये तो वो वाली स्टैटिस्टिक्स आप बता रही हैं जो कि आपको पाकिस्तान में आदादो शुमार सही चैनल से मिल रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी चाय ऐसी भी है जो इधर उधर से भी आती है जिसका रिकॉर्ड नहीं है। जी। तो अंदाज़ा ये है कि पाकिस्तानी तकरीबन कोई 3 खरब रुपए की चाय जो है ना, वो साल में अंदाजन पी जाते हैं। 2 खरब रुपए तो वो है जो बाकायदा इम्पोर्ट होती है चाय, और 1 खरब रुपए की अंदाज़ा ये है कि इधर उधर से आके। लेकिन मसला सारा ये है कि इतनी सारी चाय पीने के बावजूद अगर हम देखें तो हमें इसके नुकसान और फ़वाइद का नहीं मालूम। और स्पेशली एक और मज़े की चीज़ ये है कि जिस चाय को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से ज़्यादातर चाय जो है वो हम ब्लैक टी लेते हैं। और ब्लैक टी हमारे यहाँ मशहूर ये है कि दूध वाली चाय। तो हम चाय का वो असर लेते ही नहीं हैं जो दुनिया भर में राइज है, क्योंकि दुनिया की तकरीबन कोई 2/3 आबादी चाय पीती है। अच्छा, पाकिस्तानी अगर आप देखें तो हम लोग तकरीबन कोई साल भर में अगर एक बंदे की चाय का अप्रॉक्सीमेट निकालें 1 किलो से 1.25 किलो चाय साल में, और महीने में 100 से 125 ग्राम चाय एक बंदा जो है वो पी रहा होता है। और इतनी क्वांटिटी में चाय पीने के बावजूद हम उसके इम्पैक्ट्स देखें तो शायद हमें वो वाले नहीं मिलते जो दुनिया की रिसर्च बताती है। रीज़न उसकी ये है कि हम जिस चाय को जिस अंदाज में इस्तेमाल करते हैं, शायद दुनिया में इसको एक कभी कभार वाली चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली दूध के साथ। अच्छा, दूध का इम्पैक्ट क्या आता है कि चाय के अपने अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, स्पेशली जैसे फ्लेवोनॉइड्स हैं, इसके अंदर जो फिनोलिक्स हैं, तो वो चाय के अंदर जब हम दूध डालते हैं तो ये फिनोलिक्स फ्लेवोनॉइड रिएक्ट कर जाते हैं। अब आपने देखा होगा चाय अगर आप थोड़ी देर छोड़ें, दूध पत्ती वाली चाय एक क्रीमी लेयर बन के आ जाती है और बड़ी कड़वी होती है। बिल्कुल, वो पॉलीमराइज कर जाते हैं ये तमाम फिनोलिक्स फ्लेवोनॉइड्स जो असल चाय के अंदर इन्फ्यूजन फॉर्म में बगैर दूध के तो बड़े फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं,
ये हमारी सेहत के लिए इस लिहाज से फ़ायदेमंद होते हैं कि अगर आप कहवे वाली चाय जिसको हम कहते हैं ब्लैक टी में या ग्रीन टी में इस्तेमाल करें तो इसमें कैटेचिन मौजूद होता है, ये दिल के लिए बड़ा अच्छा है, जिसको हम सुलेमानी चाय कहते हैं। जी जी। तो वो दिल की जो रगें हैं उनको खोल देता है। अच्छा, इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल का बड़ा इशू होता है, ये कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को यानी LDL हो गए, VLDL हो गए, अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल जो HDL हैं उनको प्रमोट करता है। इसी तरह से एक चीज होती है माइंड अलर्टनेस, जिसका भी आपने तज़किरा किया। माइंड अलर्टनेस हो जाते हैं बचपन में, ऐसे एड्स आते थे ना कि चाय पी के खातून जो है ना, जो हल्की सी बस नीम मुर्दा हालत में थी, वो एकदम ठीक हो जाती है। एग्जैक्टली ऐसा है, लेकिन वो ब्लैक टी के साथ ज़्यादा हम जो है वो कह सकते हैं। इसमें 2 कंपाउंड बड़े इंपॉर्टेंट है। एक है कैफीन। चाय में कॉफ़ी के मुकाबले में ब्लैक टी के अंदर कैफीन कम मिकदार में होती है, लेकिन होती है। तो कैफीन जो है वो माइल्ड अलर्टनेस कॉज करता है। दूसरा इसमें एक अमीनो एसिड होता है, इसको हम कहते हैं थियानीन। थियानीन का काम ये है कि हमारे दिमाग में अल्फा जो है ना वो मैकेनिज्म है, अल्फा रेज बैंड्स मौजूद हैं, ये उसको जाके एक्टिवेट करता है। जब वो एक्टिवेट करता है तो हमारा एकदम से जो माइंड है वो अलर्ट हो जाता है। मुझे काम पता मैं क्या करूं। हाँ, तो एग्जैक्टली वो इसको कहते हैं कि जो आप एनर्जी ड्रिंक्स पीने के बाद जो है वो अपने अंदर एक एनर्जी फील करते हैं, अमूमन ब्लैक टी पीने के बाद जो है दुनिया भर में ये समझा जाता है और है भी कि आप उतने एक्टिव या माइंड अलर्ट हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन चले ब्लैक टी तो समझ में आता है, लेकिन ये चाय में दूध कौन डाल के चला गया था हमारे पास? मुझे ये बताइए, बड़े सगीर में जब हम दूध वाली चाय, खैर नहीं, ऑफ कोर्स हम देखते हैं, अगर यूके में भी देखें तो वहाँ पे भी दे टेक सेपरेट टी, वो लेते हैं, इंग्लिश टी उसको कहते हैं। ये आई कहाँ से? ये मुझे देके गए हमें भाई साहब। जी, असल में यहाँ पे भी अगर आप देखें तो चाय का जो रिवाज था ना, चाइना में तकरीबन कोई 4-5 हज़ार साल पहले जो हमें हिस्ट्री मिलती है, चाय बुनियादी तौर पे एक मेडिसिनल ड्रिंक के तौर पे काउंट होता था। अच्छा, फिर ये हुआ कि चाइना से ये सब जगह फैला, इंडिया में भी काफ़ी इस्तेमाल चाय का रहा, लेकिन वो बगैर दूध के था। प्रॉपर इसका इंट्रोडक्शन जो है वो जब दोबारा यहाँ पे जब अंग्रेज़ जब आए और उन्होंने इस चाय को फैलाया, तो यहाँ जो नहीं भी पीने वाले थे तो वो अंग्रेज़ से ज़रा मुतासर होकर पीना शुरू हुए। लेकिन चाय में एक कड़वाहट होती है, इसमें टैनिन्स होते हैं, तो उन टैनिन्स को हमारे यहाँ के लोग अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन चाय भी पीनी थी। वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ कि इसको डिफरेंट चीज़ों के साथ ट्राई किया गया और दूध के साथ ये जाके बिल्कुल सेट हो गया। अच्छा, वहाँ जब दूध का एडिशन हुआ तो दूध ने क्या किया कि दूध में मौजूद, हमने भी किया और ये इंडिया ने भी किया। एग्जैक्टली, हम तो पहले साथ ही थे ना। हाँ, बिल्कुल, तो आप सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से वो चाय जो है उसकी कड़वाहट केसीन ने ख़त्म की और हमें उस चाय का टेस्ट भाग गया। और आज आप देखें तो हर जगह वो दूध पत्ती वाली चाय ही आपको अवेलेबल होती है, और आप जाके कहीं पे भी किसी ढाबे पे भी बोलें चाय, तो वो आपके सामने दूध पत्ती ही चाय ला के रखेगा। अच्छा, चाय का कहीं पे भी ना कॉन्सेप्ट है न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ चाय में जितनी चीनी डाली जाती है भर भर के, बिल्कुल मीठी, इतनी मीठी कि कहीं गिर जाए तो आपका हाथ चिपक जाए। चीनी रोनी, चीनी भी ठोक के, पत्ती भी ठोक के, वो था कि पत्ती ठोक के, चीनी ठोक के, वैसी चीज़ थी। लेकिन मुझे बताया वापस चाय की कितनी इकसाम आ गई हैं। चाय सिर्फ अगर हम दूध वाली पत्ती के साथ बात करें ना, तो हमारे यहाँ तो बहुत सारी चाय चल रही है। मिसाल के तौर पे कड़क दूध पत्ती वाली चाय है, कड़क चाय है, फिर उसके बाद सेपरेट टी जिसको हम कहते हैं, जिसमें कहवा अलग होता है, दूध अलग होता है, अपने हिसाब से बना लो। फिर कश्मीरी चाय अलग है, मसाला चाय अलग है, जिसमें इसी चाय के अंदर ही आप मुख्तलिफ किस्म के स्पाइसेस जैसे कार्डमम हो गया या सिनेमन हो गया या लौंग हो गया, ये सब डाल के आप तैयार करते हैं। ये सर्दी, इलायची वाली चाय, और रेस्टोरेंट में जब जाते हैं मेन्यू में तो 15-20 किस्म की चाय आ जाती है। ऐसा ही है। और एक आप बात करते हैं चाय में जो हम वो चस्का लेने के लिए कॉफी डाल देते थे, बिल्कुल, वो डर्टी टी के नाम से मशहूर है। डर्टी टी है, इमेजिन डर्टी टी, हमें पता नहीं था कि हम डर्टी टी पी रहे हैं। तो इतनी सारी चाय की इकसाम है। अच्छा, फिर चाय सिर्फ यही नहीं है कि आप इस फॉर्मेट में यूज करें। चाय का एक और हमारे यहाँ जो तरीका राइज हुआ, मेरा ख्याल है शायद कम जगहों पे हो या लोगों को ना पता हो, एक सैंड के अंदर अब चाय बनने लगी, आपने देखा होगा गरम रेत में। जी 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 जी, ठीक है। एक बनती है अब तंदूर के अंदर। जी जी जी, हाँ जी, तंदूरी चाय मटकों में बनती है, मटके वाले चाय, ये टाइप्स बन गए। फिर इसी तरह कुछ लोग माइक्रोवेव की चाय भी पी रहे होते हैं, कुछ लोगों को पतीली के अंदर पका के चाय पीने का बड़ा वो होता है। कभी कभी देखा तो उस पतीली में ना गोता भी खा ले जिसमें चाय निकली। और एक चीज आप और देखें, जो हमारे यहाँ जो चाय खाने हैं जो मुख्तलिफ उसके चल रहे हैं, तो उनके यहाँ तो सारा दिन सुबह से लेकर रात तक उसी चाय में पत्ती भी डलती रहती है, उसी में वो तैयार होती रहती है। सोच लें इसका फायदा क्या, इतनी किस्म की चाय का में कोई जो दूध कोई वैसे फायदा है नहीं। अगर आप न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दूध पत्ती वाली चाय का सिर्फ टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है। जो असरात आपको ब्लैक टी से मिल सकते हैं वो आपको टी शेक से नहीं मिलते। दिस इज टी शेक। कितने मजे की आपने बात की टी शेक के, लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपको एक बात बताऊं,
जितनी मर्जी आप इस पर अवेयरनेस दें। अभी 2 खरब की हमने पत्ती मंगवाई है, अगले साल देखिएगा ये 2 खरब से भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आबादी भी बढ़ी माशरे से हमारी, हमारे चेस्ट के भी बढ़े। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ डॉक्टर गुफरान साहब मौजूद थे और इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव अस इन द शो, क्योंकि बड़े मज़े की आके जो मैं फूड की जो साइंस है वो आके बताते हैं। अच्छा, फूड की साइंस के हवाले से मैंने बात कर ली, एक और हवाले से मैं बात करूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मौसम जो है, एक तो सर्दियाँ बहुत लेट भी आई हैं और पंजाब में इस वक्त बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो बच्चों को स्पेसिफिकली नाक, कान और गले का काफ़ी ज़्यादा इशू है। और अगर हम शहर के माहौल के हवाले से बात करें तो आप देख रहे हैं कि किस कदर फ़िज़ाई आलूदगी जो बढ़ गए हैं। मैं अभी भी स्पेसिफिकली लाहौर की बात करूँ तो जो आलमी चार्ट पे लाहौर इज़ ऑन द 6th नंबर, इतना आलूदा शहर ही हो गया है। और आप ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि रात के वक्त जो है आप कमरे की लाइट बंद करके अपने मोबाइल की टॉर्च भी जलाई जाए तो अंदाज़ा होगा कि कमरे में कितने जो ज़र्रात हैं वो मौजूद हैं। ये सिचुएशन है। घर के बाहर तो सूरत हाल और भी बुरी होती है, गली महलों, सड़कों, बाज़ारों में हर जगह गर्द ही गर्द है। ऊपर से दिन का मौसम अलग और रात का मौसम बिल्कुल अलग है, और ये टेम्परेचर चेंज भी लोगों को मार देता है। ऐसे में बच्चे हमारे घर के वो अफराद हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। नाक, कान और गले की बीमारियां बच्चों पर बड़ी आसानी से हमलावर होकर उन्हें मुतासर करती हैं। तो फिर कैसे बचाएं बच्चों को इन बीमारियों से? इसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है डॉक्टर आरिफ तरार को, जो कि एक मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी आपके सामने है, ये जो मौसम की जो क्लाइमेट चेंज है उसके जो असरात है वो भी हमारे सामने हैं। हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं? क्योंकि देखिए, बच्चों को घर में रखें तब बीमार, बच्चे जब स्कूल जाते हैं बच्चे तब बीमार। बच्चों को ऐसा लगता है कि जो वायरल जो आजकल फीवर बच्चों में चला हुआ है ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जी, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया इस मौजू पे जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स वाला है आजकल पूरे मुल्क में, ख़ासकर जो बड़े शहर हैं इनमें तो ये मसला ख़ास कर काबिल ज़िक्र है। इसलिए इसमें जो बुनियादी तौर पे आपका क्वेश्चन है उसमें प्रिवेंशन पे अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो बहुत फ़ायदा होने का इम्कान है कि एक्सपोजर, नाक को कवर करके बाहर निकलना, ये जैसे मास्क पहनना, बच्चे हों या बड़े, नाक कवर करके बाहर निकलना। अगर घर में भी हों, घर से कमरे का टेम्परेचर ठीक रहे, जहाँ बाहर टेम्परेचर अंदर का फ़र्क हो वहाँ नाक कवर कर लेना। ये दोनों चीज़ें, टेम्परेचर वेरिएशन भी, टेम्परेचर का ठंडा होना भी और पोल्यूशन भी। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, हमारे साथ डॉक्टर आरिफ तरार मौजूद है। दोबारा से उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये नहायत ही गंभीर मसला है। वी आर निमोनिया एवरी अदर डे। हम रोज़ इस हवाले से बात करें, बच्चों को जो वायरल इन्फ्लुएंजा इस हवाले से बात करें, क्योंकि ये बच्चों की जान नहीं छोड़ा और हमें भी नहीं पता चल रहा कि हम ऐसा क्या करें। हम बच्चों को घर से बाहर तो निकालते नहीं, लेकिन अगर बच्चा घर के सहन में भी खेले तो उस वक्त भी बच्चों को और बहुत सारी, क्योंकि जो आबो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी फ़िज़ा है वो इतनी गर्द आलूद हो गई है कि बच्चों को वहाँ से सांस के मसले जो हैं वो भी पैदा होने लगे। नज़ला ज़ुकाम खांसी तो एक तरफ, लेकिन जो अभी से बच्चों को जो सांस की बीमारियां होने लग गई हैं ये बड़ी तशवीशनाक बात है। तो अपने बच्चों का ज़रूर ख्याल करें। और बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस घर में मिलती हैं जो आपके घर की फ़िज़ा को साफ़ रखती हैं। कोशिश करें उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। शाद रही, आबाद रही। इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।